हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। सो आज के इस सेशन में हम लोग आपका डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को। तो पॉलिटी की सीरीज़ में आप लोगों के साथ लेकर आ रही हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ अभी तक कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। लाइक मैं आप आज एक बार उसको भी रिकैप कर लेंगे, देन हम आज के टॉपिक का पहले थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इन बिटवीन आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी डाउट रहे ना, यू जस्ट आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। अगर आपने लास्ट वाली क्लास देखा होगा तो उसमें मैंने आप लोगों के साथ प्रीएम्बल डिस्कस किया, मैंने आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्कस करे, फंडामेंटल राइट डिस्कस करा। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अनदर टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसका मतलब क्या है इस टॉपिक का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था पार्ट 1 दैट इज स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है, बताया था। पार्ट 2 में आपका क्या आता है, सिटीजनशिप आता है, ठीक है। पार्ट 3 में आपको बताया था मैंने फंडामेंटल राइट आते हैं। पार्ट 4 में आपको समझाया था फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं। सब हमने टॉपिक अभी तक कवर कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, जस्ट गो एंड वॉच ऑल दीज क्लासेस, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल ड्यूटीज अगेन, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था आपका प्रीएम्बल, क्लियर। तो प्रीएम्बल में मैंने आपको बताया था इट इज ए सोर्स और आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आज प्रीएम्बल के बाद हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, ठीक है। चलो समझते हैं पहले, फिर हम आएंगे क्वेश्चंस पे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, इसमें सबसे पहला सोर्स देखिए, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आपका कब बन के रेडी हो गया था, 1950 से इंडिया में आपका स्टार्ट हो गया था, 26 जनवरी 1950 से। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के सामने आया ना, तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था। मतलब इसमें जितने ज़्यादा आपके आर्टिकल्स शेड्यूल्स लिख के आए थे, इतना किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ठीक है। आपको मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में समझाया था आर्टिकल क्या होते हैं, शेड्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हम एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन, एक को अनरिटन क्यों बोलते हैं, क्या डिफरेंस होता है। देखिए हमारे यहाँ पर सारी चीजें एक ही बुक में कंबाइन है, जो कौन सी है आपकी बुक का नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आप अनदर कंट्री में देखोगे तो वहां पे हर एक डिफरेंट सोर्सेज के लिए डिफरेंट बुक्स हैं, इसीलिए उसको कहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था सेलिएंट फीचर में आपकी अगली चीज आती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपका बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, इसीलिए क्या लिखा है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो रिजिड भी है और आपका फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। रिजिड का मतलब क्या होता है, कुछ केसेस में उसमें बहुत जल्दी से चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है, और वहीं पे हमारा फ्लेक्सिबल भी है। ऐसा नहीं है कि एक बार कोई चीज ऐड कर दी है कॉन्स्टिट्यूशन में तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस करता है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या देखिए, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है ये समझिए, यूनिटरी बायस का मतलब क्या है, यूनिटरी का मतलब क्या होता है, जब सेंटर पावरफुल हो जाता है, ठीक है। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या है, नॉर्मली हमारे यहाँ पे डिविजन्स हैं पावर, किस किस के बीच में, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन दी सेंटर एंड स्टेट। तो मैंने आपको समझाया सेंटर के पास जो पावर है वैसी सिमिलर काइंड ऑफ पावर आपकी स्टेट के पास भी होती है, अपने स्टेट को लेके लॉ कानून बनाने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, मोदी जी जैसा काम सेंटर लेवल पे करते हैं, योगी जी वैसा ही काम कहाँ पर करते हैं, स्टेट लेवल पे करते हैं। तो दोनों के पास अपनी अपनी पावर है, योगी जी के पास स्टेट को लेके पावर है, मोदी जी को सेंटर के पास लेके पावर है। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर्स होता है स्टेट और यूनियन के बीच में, ठीक है। अगला देखिए क्या लिखा है, यूनिटरी बायस। यूनिटरी बायस का मतलब क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल, नॉर्मल केसेस में तो सेंटर के पास अपनी पावर है और स्टेट के पास अपनी पावर है, बट जब आपकी इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, इमरजेंसी मतलब समझते हो, उसका मतलब है कि कंडीशन जो है स्टेट की वो ठीक नहीं है, या कंट्री की कंडीशन आपकी ठीक नहीं है, तो जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन आती है ना, तो ये पावर्स आपकी डिवाइड जो है ये फेडरल से आपका हट के यूनिटरी में आ जाता है। मतलब सारी की सारी पावर जो है वो किसको दे दी जाती है, आपकी यूनियन गवर्नमेंट को दे दी जाती है, इसीलिए हम लोग कहते हैं फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। नेक्स्ट है देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया में हमारी कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें आपके दो हाउसेस आते हैं, लोकसभा एंड नेक्स्ट वन इज राज्यसभा,
ठीक है। हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है जिसमें सारी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। हियर इज द डिस्ट्रीब्यूशन, लोकसभा और राज्यसभा, एंड उसके बाद इसमें आते हैं प्रेसिडेंट। जब वो साइन करते हैं तभी कोई भी लॉ इंडिया में पास होता है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड जुडिशरी सुपरमेसी। देखो जुडिशरी जो है वो आपकी सुप्रीम है, मतलब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर पार्लियामेंट सही से वर्क नहीं कर पाता तो जुडिशरी वहां पर रोल प्ले करती है अपना, ठीक है। तो इसीलिए जुडिशरी सुपरमेसी यहाँ पर बोला जाता है। अगला क्या देखिए, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो यहाँ पे जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब वो किसी के अंडर वर्क नहीं करती है। अलग से लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीन मेन पिलर्स हैं आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जुडिशरी खुद से वर्क करती है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, पार्ट 3 में आते हैं। आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक, 12 to 35, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपका पार्ट 4 में आता है, और फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपकी पार्ट 4 में आती हैं। तो आपको समझाया था फंडामेंटल राइट जो है आपके वो नेचर में कैसे होते हैं, जस्टिसेबल होते हैं, बट जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आपकी ये कैसी होती है नेचर में, नॉन जस्टिसेबल होते हैं। मतलब आपने किसी का फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो नहीं किया है, डीपीएसपी नहीं फॉलो किया, तो आप किसी भी कोर्ट में जाके लड़ाई नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉन जस्टिसेबल इन दी नेचर, ठीक है। अगला है आपका सेक्युलर स्टेट। तो सेक्युलर स्टेट का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट हमारे यहाँ पर एज एन रिलीजन नहीं है, इसलिए सेक्युलर कंट्री है इंडिया, ठीक है। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब आप समझते हो, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सली आपको बहुत सारी चीजें करनी है। नेक्स्ट है आपका सिंगल सिटीजनशिप। आपको समझाया था मैंने, इंडिया में जो सिटीजनशिप चलती है वो आपकी कैसे चलती है, सिंगल सिटीजनशिप चलती है, मतलब आपके पास एक ही सिटीजनशिप है जो हमारी कंट्री की है। उसके बाद आता है आपका इंडिपेंडेंट बॉडीज। तो मैंने आपको बताई थी अलग अलग इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं डिफरेंट चीजों से डील करने के लिए, एक ही बॉडी सुप्रीम नहीं है जो सबसे डील करती है, ठीक है। उसके बाद है इमरजेंसी प्रोविजन। तो मैंने अभी आपको समझाया इमरजेंसी प्रोविजन के टाइम पर ही आपका जो ये सिस्टम यूनिटरी है, फेडरल है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूनिटरी में। तो 3 तरह की आपकी इमरजेंसी होती है। एक आपकी होती है नेशनल, आने वाले चैप्टर्स में कंटिन्यू करेंगे नेशनल, दूसरी होती है आपकी स्टेट इमरजेंसी, और तीसरी होती है आपकी फाइनेंस इमरजेंसी। तो ये 3 तरह की आपकी डिफरेंट इमरजेंसीज होती हैं जो इंडिया में लगती हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट है जो इमरजेंसी को आपका लगाते हैं, और वही है जो आपके वापस भी लेते हैं। उसके बाद अगला है 3 टायर गवर्नमेंट। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था। 3 टायर गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट आपकी कौन कौन से लेवल पे रन करती है, सेंटर, स्टेट, थर्ड लेवल कौन सा होता है आपका, लोकल, या आप इसको कह लो सिटी। तो 3 टायर में इंडिया में गवर्नमेंट रन करती है। फर्स्ट कहाँ से करती है, सेंट्रल लेवल से करती है, नेक्स्ट कहाँ से करती है, स्टेट से, एंड लास्ट कहाँ से करती है आपका लोकल या सिटी लेवल से, ठीक है। उसके बाद है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो देखिए कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बनाई गई थी, उनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो ये है ओवरऑल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। सेलेंट फीचर्स में हमारे यही सब फीचर्स आते हैं। नाउ थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा दिमाग में। चलिए अब हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, और ध्यान से देखना है और आपको आंसर करना है। देखो क्या बोला है, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा इसमें से आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है। एक बार ट्राई करिए तो आंसर देने का कि कौन सा इसमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिक्टेटरशिप, सिंगल सिटीजनशिप, नन ऑफ द अबव। अभी मैंने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए हैं, तो बताइए मुझे, क्या मैंने उसमें आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बताया था? यस, इंडिया का तो लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। डिक्टेटरशिप का कोई वर्ड यूज हुआ था वहां पे, एक बार सोचिए। सिंगल सिटीजनशिप, यस मैंने आपको बताया इंडिया में कैसे सिटीजनशिप चलती है, सिंगल सिटीजनशिप। तो अब इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 में व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ट्राई करिए आंसर देने का और मुझे बताइए आंसर क्या है। मैंने आपको पूरे सेलेंट फीचर्स बताए हैं कौन से। यस, आप लोग राइट हैं, द करेक्ट आंसर इज डिक्टेटरशिप। तो मैंने आपको बताया, कहीं पर भी हमने डिक्टेटरशिप वर्ड सुना तो डिक्टेटरशिप जो होता है ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें एक पर्सन जो है ना, ग्रुप के पास मेजॉरिटी ऑफ द पावर होती है। मैंने तो आपको बताया इंडिया में तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर तो डिवीजन है पावर्स का, तो यहाँ पर तो कोई सुप्रीम है ही नहीं, है ना। तो डिक्टेटरशिप वाला रूल तो इंडिया में वर्क ही नहीं करता है, तो डिक्टेटरशिप तो कहीं मेंशन ही नहीं है, ठीक है। सिंस दे आर सब्जेक्ट एंड वी हैव नो कंट्रोल ओवर द स्ट्रक्चर। ये एक सब्जेक्ट है, जस्ट इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। मैंने आपको बताया गवर्नमेंट के पास भी इतनी पावर नहीं है कि वो डिक्टेटरशिप का रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। एंड who have authority has no opinion how they should behave, ठीक है। However, it is not the feature of Indian Constitution of India। तो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया कि डिक्टेटरशिप नाम का कोई भी वर्ड हमने डिस्कस नहीं किया, ये सेलेंट फीचर्स का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। आज भी कोई डिक्टेटरशिप लीडर है क्या हमारे यहाँ पे? हमारे यहाँ पे तो फेडरल डिवीजन है पावर्स का, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका डिक्टेटरशिप, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
इंडियन नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड इन द हिंदी वर्जन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन। तो आप सब लोगों ने यहाँ पर एक फेमस पर्सन का नाम सुना होगा जिनका नाम है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर आपके एक बहुत फेमस हैं बिकॉज महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल देने वाले भी रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर की ही जो फेमस बुक है गीतांजलि वो बहुत फेमस है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही आपका जन गण मन लिखा था बांग्ला में। अब यहाँ पर पूछा है कि नेशनल एंथम हिंदी में कब अडॉप्ट किया गया, ठीक है। ओरिजिनली किस में लिखा गया था, बांग्ला लैंग्वेज में लिखा गया था, उसी को हिंदी में ओरिजिनेट कन्वर्ट किया था। तो कब किया था ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। सोचिए, पहला ऑप्शन इसने आपको दे रखा है 26 जनवरी 1951, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 26 नवंबर 1949, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 24 जनवरी 1950 या नन ऑफ दी अबव। सोचिए कौन सा वो टाइम होगा जब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने आपका इस बांग्ला से उसको हिंदी में कन्वर्ट किया। एक बार सोचिए आंसर देने का कि कौन सा वो डेट है, किस दिन वो किया गया है। ट्राई करिए, एटलीस्ट यू शुड ट्राई। चलो देखते हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका 24 जनवरी 1950। ध्यान से देखना, 26 जनवरी 1950 के बाद ही 26 जनवरी 1950 से ही इंडिया में आपका क्या हुआ था, इंडिया में आपका कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो गया था पूरे इंडिया में। आपको मैंने बताया था ये टॉपिक कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन आपका कब से स्टार्ट हुआ था। तो कब से हुआ था, 26 जनवरी 1950। उससे थोड़े दिन पहले 24 जनवरी को इंडिया का जो नेशनल एंथम है उसको अडॉप्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो देखो, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वाज जन गण मन। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी है, बचपन से हम लोग गाते भी हैं, इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया के सिटीजन हैं। इट वॉज एडॉप्टेड इन हिंदी वर्जन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक्ट ऑफ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया 24 जनवरी 1950 में। ओरिजिनली इसको किसमें कंपोज किया गया था, बंगाली में, जो मैंने आपको बताया। किसने किया था, जो आपके एक फेमस पोएट थे जिनका नाम क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको किसमें लिखा था, भारतो भाग्य विधाता। ये है आपका है जन गण मन। इसको पहले लिखा गया था बंगाली में, भारतो भाग्य विधाता, ठीक है। इसको बाद में आपका कन्वर्ट करा गया 24 जनवरी को इंडियन में, दैट इज नोन एज जन गण मन। ये फर्स्ट पब्लिकली संग हुआ था। कब पहली बार ये पब्लिकली गाया गया था आपका, 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहले इसको पब्लिकली आपका गाया गया था। कहाँ पर, कलकत्ता में, जो अब क्या हो गया आपका कोलकाता सेशन में गाया गया था। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की कोलकाता सेशन में आपकी मीटिंग हो रही थी तो पहली बार इसको वहां पर गाया गया था, ठीक है। अब देखो, ये ट्रांसलेट किसने किया था, हिंदी में किया था। किसने किया था, बाय कैप्टन अबिद अली ने इसको बाद में हिंदी में कन्वर्ट किया एंड कंपोज किया बाय दी कैप्टन राम सिंह के द्वारा। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑल दी इंफॉर्मेशन दे दी कि कैसे जन गण मन पहले किसमें लिखा गया था, बाद में इसको कैसे कन्वर्ट किया गया, पहली बार कब बोला गया था और किसने इसको कन्वर्ट किया। ऑल दी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सब मैंने यहाँ पर आपके मेंशंस कर दिए हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इम्प्लीमेंटेड ऑन द 16th May 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एट दैट टाइम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के उस समय पे। ऑप्शंस क्या दिए हैं, 296, 389, 375 या नन ऑफ द अबव। बताइए तो क्या होगा इसका आंसर, आइदर 296, 389 या 375 या नन ऑफ द अबव। आप लोग एक बार ट्राई तो करिए एटलीस्ट कि क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर है आपका 389। नाउ अब आंसर देना इज नॉट सफिशिएंट, हम आंसर के अलावा इसका बैकग्राउंड भी करेंगे कि 389 कैसे थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया ने जब ड्राफ्ट किया था किसके द्वारा, ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड इम्प्लीमेंट किया था ऑन 16th May 1946 को अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान इज द लास्ट मिशन प्लान था जिसके बाद इंडिया को क्या मिल गया था, इंडिया को फ्रीडम मिल गई थी कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर सकते हैं, इंडियन लोग बना सकते हैं। तो इसी मिशन के बाद इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, दैट वाज 389। तो इसमें 389 जो ये टोटल मेंबर थे, ये तो टोटल मेंबर थे। अब इसमें ये सारे मेंबर आए कहाँ से थे, ठीक है। तो देखिए 299 जो थे वो आपके रिप्रेजेंटेटिव थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। उसके बाद जो आपके 270 जो थे वो आपके प्रोविंस से आए थे, जितने भी हमारे प्रिंसली स्टेट थे। और टोटल वहां पे 9 वुमेन मेंबर भी थी उसमें, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। मेंबरशिप प्लान जो था वो रफली एज पर द सजेशन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग बनाया गया था। जो बेसिक डिवीजन था उसमें वो पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट में, जैसे आज भी हमारे यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा में कैसे सीट डिसाइडेड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जो जितना बड़ा स्टेट वहां से उसके लिए उतने ज्यादा रिप्रेजेंटेशन। जैसे यूपी बहुत बड़ा स्टेट है तो यूपी से बहुत ज्यादा लोगों के लिए वहां पे रिप्रेजेंटेशन है, सीट्स हैं,
ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी थी और रफली 1.10 लाख का रेशियो उस समय लिया गया था, जो हम जब इंडिपेंडेंस हो रहे थे उस समय की बात ये है। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्या है, हु वर्क एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, किसने आपका एज एन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर वर्क किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ऑप्शंस हैं BN राव, SN मुखर्जी, बोथ A and B एंड नन ऑफ द अबव। सोचिए एक बार, ट्राई करनी आंसर करने का कि कौन है जो एक एडवाइजर की तरह वर्क कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है, बताइए। चलिए देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका BN राव। तो यहाँ पर आपके 2 सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने वाइटल असिस्टेंस दिया था एज एन लीडर में। उसमें एक आपके थे BN राव जो आपके वर्क कर रहे थे एज एन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, और दूसरे आपके कौन थे, SN मुखर्जी। दोनों का ध्यान रखना नाम, एक BN राव, सेकेंड वन SN मुखर्जी, जिन्होंने पुट किया था कॉम्प्लेक्स प्रपोजल इन क्लियर लीगल लैंग्वेजेस में। ठीक है, इन दोनों का नाम आप ध्यान रखना, BN राव एंड नेक्स्ट वन इज SN मुखर्जी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्या है, Which of the following provision is not borrowed by the Indian Constitution from the Canadian Constitution? मैंने आपको बताया था ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें बहुत सारी चीजें हर एक कंट्री से आपकी ली गई हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया ने क्या नहीं लिया है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, फेडरल सिस्टम विथ फोर्टिफाइड सेंटर, नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर, नेक्स्ट है आपका एडवाइजरी एडजुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड लास्ट वन इज नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो बताइए इसमें से कौन सी चीज है जो हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया है। ट्राई करिए एक बार आंसर देने का। चलिए देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये जो प्रोविजन है ना, राज्यसभा लोकसभा हम करेंगे आगे, लोकसभा राज्यसभा, लोअर हाउस अपर हाउस, तो दोनों ही हाउसेस में कुछ मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो राज्यसभा है ना, इसके जो मेंबर है, ये वाला प्रोविजन हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया है। ठीक है, अब देखो जो प्रोसीजर होते हैं नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा के, ये बोरोड है कहाँ से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कुछ कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वहां से क्या लिया है हमने, देखिए एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पहली चीज हमने ये ली है। नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, अभी मैंने आपको समझाया फेडरलिज्म क्या होता है और स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात क्या होती है। रेसिडुअल पावर वास्ट एट द सेंटर, एंड लास्ट वन इज द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सब चीजें हमने आपकी कहां से ली हैं, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई है। ठीक है, जो नहीं लिया है वो हमने ऊपर डिस्कस कर दिया। तो आंसर है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे आंसर करने का। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सेक्शन ऑफ सिटीजनशिप ड्रॉन इंस्पायर फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, कहां से लिया गया बताइए। तो फ्रेंच है, यूएसए है, क्या होगा इसका आंसर, ट्राई करिए। फ्रेंच है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है या यूके है, कहां से लिया है सिटीजनशिप का कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट है सिटीजनशिप, मैंने आपको बताई ना इंडिया में कैसे सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप कौन से पार्ट में आता है, जितना पढ़ लिया उसको रिवाइज करिए, पार्ट 2 में आता है। ठीक है, अभी न्यूज में भी आई थी, बिकॉज ऑफ इसमें अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, जितने भी आपके नियर बाय रीजन से जो एंटर करे थे इंडिया में माइनॉरिटी कम्युनिटी के, उनको आपको क्या दे दिया था, सिटीजनशिप दे दिया गया था। इसीलिए अभी हमारा ये एक्ट न्यूज में भी आया था। तो इसका आंसर बताइए क्या है, चलो देखते हैं आंसर क्या है। तो आंसर है इसका आपका यूके। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सेक्शन ऑफ सिटीजनशिप जो है वो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसने आपका अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 26 नवंबर 1949 को। ये आए थे इन दी फोर्स ऑफ 26 जनवरी 1950 को। और कितना टाइम लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, 2 years 11 months एंड 18 days। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतना टाइम हमारे पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लग गया था। मेन फीचर्स कौन कौन से हैं जो यूके से बोरो करे हैं, रिट का कॉन्स्टिट्यूशन, रिट मैं आपको बताऊंगी, आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास रिट इशू करने की पावर होती है। मैंने आपको बताए थे टोटल, बताइए तो कोई कमेंट में बताएगा मुझे कितने नंबर ऑफ रिट होते हैं। मैंने आपको समझाए थे हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सोरारी, को वारंटो, बताइए कौन कौन से हैं, कितने हैं टोटल नंबर में। उसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है वो भी हमने यहीं से लिया है। उसके अलावा ऑफिस ऑफ कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल का जो है वो भी हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस रूल ऑफ लॉ एंड लास्ट वन इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो आज हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा डिवीजन होता है पावर का, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हमने कहां से ली है, यूके से ही ली है। ठीक है, तो ये जो चीजें हमने ली हैं वो भी आप लोग को ध्यान में रखनी है, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ के बारे में बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बट बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बोरो किया है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे, जुडिशियल रिव्यू,
प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। क्या है यहाँ पर जो हमने आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो है ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, एक बार ट्राई करिए तो। जुडिशियल रिव्यू लिया है, या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ लिया है, या फंडामेंटल राइट जो मैंने आपको बताए थे सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी के टाइम पे, बाकी टाइम पे आप लोग के पास रहते हैं, बट इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट कब सस्पेंड होते हैं, जब हमारे यहाँ पे इमरजेंसी की सिचुएशन आती है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ठीक है, अब ध्यान से देखो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं। प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है, कुछ आप उसको एक्सेप्शनल राइट्स दे रहे हो, तो सर्टेन राइट्स होते हैं जो कि इंजॉय होते हैं किसके द्वारा, ये ध्यान रखना, एमओपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा कुछ स्पेशल राइट्स जो हैं वो लोग क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ये इंजॉय होते हैं इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। ऐसा है कि आप इंडिविजुअल मिनिस्टर भी ज्वाइन कर सकता है और कलेक्टिवली आप इनको इंजॉय कर सकते हो, और इफेक्टिवली दे डिस्चार्ज करते हैं कुछ पर्टिकुलर फंक्शन को। ठीक है, आर्टिकल नंबर जो आपका 105 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आपका एक्सप्रेसिवली मेंशन करता है दो टाइप के प्रिविलेजेस के बारे में। फर्स्ट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ पार्लियामेंट, राइट टू पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग। ये दो तरह के यहाँ पे बताए गए हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस। ठीक है, अब देखो क्या हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है ये भी समझ लीजिए। पहली चीज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है, नेक्स्ट थिंग रूल ऑफ लॉ, उसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, अभी जस्ट बताया था सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट मिनिस्टर, रिट भी हमने वहीं से लिया है, उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म। तो ये सब चीजें हमने यहाँ से आपकी बोरो करी हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय, किसके द्वारा आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हैंड रिटन लिखा गया था। देखिए कौन थे, ऑप्शंस क्या क्या है, BR अम्बेडकर, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के बारे में ध्यान रखना, फर्स्ट फीमेल इंडियन प्रेसिडेंट थी आपकी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी। नेक्स्ट है प्रेम बिहारी, उसके बाद लास्ट है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए देखते हैं क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे प्रेम बिहारी, इन्होंने ही पहले आपका हिंदी में लिखा था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो हैंड रिटन है प्रेम बिहारी के द्वारा। किस स्टाइल में लिखा था वो भी यहाँ पर बताया गया है, इटैलिक स्टाइल में, एक ब्यूटीफुल कैलीग्राफी करी गई थी, जितने भी इसके पेज हैं ब्यूटीफुली इसको डेकोरेट किया था इनके द्वारा। ओरिजिनल कॉपी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये रिटन थी हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, अब इसको और कैप्ट किया गया था एक स्पेशल हीलियम फील्ड केसेस में इन द लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के यहाँ पे। तो इसमें 25 पार्ट्स हैं, आपको बताया था 448 आपके क्या हैं, आर्टिकल्स हैं, आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, 12 क्या हैं, शेड्यूल्स हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको समझाया था लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है एनी सोवर्जन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की जितनी भी आपकी सोवर्जन कंट्री हैं उनमें से सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ वो किसका है, वो इंडिया का ही है, आपको समझाया था मैंने लास्ट वाली क्लास में। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिस्क्राइब द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताया था मैंने प्रीएम्बल क्या होता है, बताइए तो मुझे कमेंट में। मैंने बताया था प्रीएम्बल इज नोन एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम किसको बोलते हैं, प्रीएम्बल को ही बोलते हैं। अब इसमें आपको बताना है कि किसने उसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा था। मैंने आपको बताया था रीजन क्या है जिसकी वजह से हम लोग उसको एज एन कुंडली की तरह बांधते हैं, बिकॉज अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड समझ लिया तो आपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपका समझ लिया। ऑप्शन देखो, ठाकुर दास, उसके बाद बताइए, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। चारों ऑप्शंस पढ़िए, मैंने आपको जस्ट लास्ट वाली क्लास में प्रीएम्बल की क्लास में बताया है। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका कहानियां कल, जो कि यहाँ पे मेरे ऑप्शंस में आते हैं, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो B होगा इसका करेक्ट आंसर, जिन्होंने आपका प्रीएम्बल को एज एन आपका बोला था आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और हॉरोस्कोप इन्होंने आपका बोला था। तो आपको मैंने ये भी समझाया था केशवनंदा भारती केस, ये सब आपको मैं बता चुकी हूँ बेसिक स्ट्रक्चर में। इसमें मैंने आपको बताया था प्रीएम्बल अमेंड किया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। यहाँ पर क्या क्या चीजें ऐड करी गई थी मैंने आपको बताया था, सोशलिस्टिक, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड आपके ऐड करे गए थे। यूनिटी ऑफ नेशन मीन्स यूनिटी ऑफ नेशन आपको समझाया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बताया था, सोशलिस्टिक, सेकुलर, इंटीग्रिटी, जो कि प्रीएम्बल में बाद में आपके ऐड करे गए थे। ठीक है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। बताओ कौन सा दिन था जिस दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने आपका अडॉप्ट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को। आपको समझाया था एक वो डे था जिस दिन हमारे यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ था
जिस दिन से स्टार्ट हो गया था, एक डे था जिस दिन आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। कौन सा डे है बताइए? 2 ही डे तो आपको कंफ्यूजन होगा, एक 26 नवंबर 1950 और दूसरा 26 जनवरी 1950, ये रहा आपका बी ऑप्शन। एक होगा 26 नवंबर 1949, ये तो दोनों डेट तो आपकी हट जाएंगी। तो आइदर ए आंसर होगा या बी आंसर होगा। आप बता दो क्या होगा इसका आंसर। एडॉप्टेड की बात करी है, किस दिन अडॉप्ट किया गया था? यस, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 26 नवंबर 1949। इस दिन तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर दिया था, बट स्टार्ट कब से किया था? 26 जनवरी 1950। क्यों किया था मैंने आपको रीजन भी बताया था। इसी दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना पूर्ण स्वराज लाहौर सेशन में सेलिब्रेट कर लिया था, इसीलिए हमने 26 जनवरी से ही इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट करी गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 26 नवंबर 1949 को। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड करी थी फॉर दी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1934 में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो ऑफिशियली फ्रेम किया गया था किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। ठीक है, ये सब पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे हुए हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज दी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। ऑप्शंस देखिए, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए तो कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के आपके चेयरमैन कौन थे। चलिए देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर है आपका बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर एक बहुत ही फेमस पर्सन है, इनके बारे में तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा इन दी इंडियन पॉलिटी की बुक में। तो बी आर अम्बेडकर को हम पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो आने वाले टॉपिक्स में आएगा। तो बी आर अम्बेडकर ये थे, और आपको ध्यान रखना है इनको हम लोग क्या भी बोलते हैं। आ गया यहीं पे देखिए, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन है, तो आंसर विल बी बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को ही हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। तो अब बता दो आप लोग आंसर, बिकॉज मैंने आपके साथ सारे डिस्कस कर लिए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से क्या लिया गया है। ठीक है, आप लोग बताएंगे इसका मुझे आंसर। मैंने जस्ट अभी 2 मिनट पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है। यस, ऑडिटर एडवाइजरी जुडिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट, मैंने अभी बताया ना आपको, हमने लिया है कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे, जो मैंने आपको अभी बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल। बताइए कौन थे इसके आपके चेयरमैन। यस, द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके चेयरमैन थे। और देखो यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी जो थे आपके, वो यूनियन कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, फर्स्ट टाइम असेंबली की मीट कहाँ पर हुई थी, ये ध्यान रखना, न्यू दिल्ली में हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और लास्ट सेशन इसका कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को, बिकॉज इसके बाद 26 जनवरी से हमारे इंडिया में आपका क्या स्टार्ट हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने आपके डिस्कस करे सारे सेलिएंट फीचर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है ना, तो जस्ट आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। बाकी नेक्स्ट क्लास में इसी से आगे हम आपका कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।